हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम बाकी के फाइटोक्रोम्स को कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फाइटोमॉर्फोजेनेसिस की एक शॉर्ट रिव्यू और फाइटोक्रोम्स को हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम बाकी के दो फोटोरिसेप्टर्स क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रोपिन को कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने फाइटोक्रोम्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ क्रिप्टोक्रोम? सो क्रिप्टोक्रोम जो है ये भी क्रोम की तरह एक क्रोमोप्रोटीन ही है, लेकिन फाइटोक्रोम जो है वो रेड और फारेट लाइट को एब्जॉर्ब करते थे और क्रिप्टोक्रोम जो है ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये ब्लू लाइट के फोटोरिसेप्टर्स हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो ये क्रिप्टोक्रोम है, ये इसका नाम पड़ा था एक ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब होता है हिडन कलर। हिडन कलर, ठीक है। एक ग्रीक वर्ड से इसका नाम पड़ा था और इस क्रिप्टोक्रोम का मतलब होता है ग्रीक में हिडन कलर। इसके बाद जो क्रिप्टोक्रोम होते हैं उसके अंदर दो क्रोमोफोर्स होते हैं, फ्लैविन और टैरिन। और जो फ्लैविन्स होते हैं इनके तीन कॉमन फ्लैविन्स होते हैं जो क्रिप्टोक्रोम्स के अंदर जनरली देखने को मिलते हैं। वो है राइबोफ्लैविन, एफएमएन और एफएडी। और अगर ये फ्लैविन्स जो है ये प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड हैं तो उन्हें हम कहेंगे फ्लैवोप्रोटीन्स। क्रिप्टोक्रोम जो है वो ऑलमोस्ट सभी प्लांट स्पीशीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। क्रिप्टोक्रोम्स जो हैं वो इंसेक्ट्स और मैमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। फाइटोक्रोम्स सिर्फ प्लांट के अंदर होते हैं, लेकिन जो क्रिप्टोक्रोम्स होते हैं ना ये एनिमल्स के अंदर भी मिल सकते हैं और इंसेक्ट्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो फ्लेविन्स होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड एज फ्लेवोप्रोटीन्स। सो क्रिप्टोक्रोम्स आर फ्लेवोप्रोटीन्स एंड दे आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू फोटोलाइसिस। फाइटोक्रोम किससे रिलेटेड थे स्ट्रक्चरली? फाइटोक्रोम में हमने पढ़ा था ना फाइटोक्रोमोबिलिन, वो किससे रिलेटेड था? बिलीरुबिन से रिलेटेड था। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो आप पहले देखिए और समझिए उसको अच्छे से, तब आपको दोनों को डिफरेंस करने में ईजी होगा और याद करने में भी आसान होगा, ठीक है। क्रिप्टोक्रोम किससे रिलेटेड है स्ट्रक्चरली? फोटोलाइज से रिलेटेड है। क्रिप्टोक्रोम्स जो हैं ये फोटोलाइज से रिलेटेड है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो फोटोलाइज है ये एक ब्लू लाइट से एक्टिवेट होने वाला एंजाइम है, और ये जो फोटोलाइज है इसका काम होता है डायमर्स जो होते हैं, पिरामिडिन के डायमर बनते हैं डीएनए के अंदर, उनको रिपेयर करना। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डीएनए रिपेयरिंग एक्टिविटी होती है इस एंजाइम के अंदर। तो जो क्रिप्टोक्रोम्स होते हैं ना वो डीएनए रिपेयर नहीं करते, लेकिन वो उनको माना जाता है कि वो फोटोलाइज से ही इवोल्व हुए हैं। दो वो इनके जैसा काम नहीं करते, बट फिर भी ऐसा मानते हैं कि इन्हीं से बने हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो क्रिप्टोक्रोम्स होते हैं ना इनके अंदर भी दो डोमेन्स होते हैं। एक हो जाएगा ये वाला अमीनो डोमेन, दो अमीनो ग्रुप, और एक हो जाएगा सी वाली साइड, ठीक है। जो अमीनो टर्मिनल है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं फोटोलाइज होमोलॉगी रीजन। फोटोलाइज होमोलॉगी रीजन कहाँ होगा? एन टर्मिनल के पास होगा। और कार्बोक्सी टर्मिनल के पास क्या होगा? एक डोमेन होगा जिसका साइज वेरी करेगा। सपोज यहाँ पर DAS है। ये जो दो डोमेन्स हैं, दो रीजन्स हैं। जो फर्स्ट वाला रीजन है फोटोलाइज होमोलॉगी रीजन, इसका काम है डायमराइजेशन का। और जो सेकेंड वाला रीजन है सी टर्मिनल के पास, कार्बोक्सी टर्मिनल के पास, इसका काम है लाइट सिग्नल्स को इंड्यूस करना, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये डायमराइजेशन क्यों ज़रूरी है। ये डायमराइजेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो सके और इससे लाइट रिस्पॉन्स जनरेट हो। अब जो लाइट रिस्पॉन्स यहाँ से जनरेट होगा उनके सिग्नल्स कौन ट्रांसड्यूस करेगा? ये सी टर्मिनल ट्रांसड्यूस करेगा। क्रिप्टोक्रोम्स जो हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं, क्रिप्टोक्रोम 1 और क्रिप्टोक्रोम 2, क्राई 1 और क्राई 2। ये जो दोनों के दोनों क्रिप्टोक्रोम्स हैं इनका मेजर रोल तो प्लांट की फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए ही होता है। उसके साथ साथ स्टेम इलोंगेशन में भी इनका रोल होता है। वो फंक्शंस में हम इसके में पढ़ लेंगे क्रिप्टोक्रोम्स का। तो जनरली अरेबिडोप्सिस के अंदर जैसे फाइटोक्रोम्स 5 तरह के थे, उसी अरेबिडोप्सिस के अंदर क्रिप्टोक्रोम्स 2 तरह के होते हैं, क्राई 1 और क्राई 2। जो CRY2 क्रिप्टोक्रोम है वो लाइट की प्रेजेंस में जल्द ही डिग्रेड हो जाता है। अगर उसको ज़्यादा देर तक लाइट मिलेगी तो ये क्रिप्टोक्रोम 2 जो है ये डिग्रेड हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। नेक्स्ट बात आती है इनके फंक्शंस की कि क्रिप्टोक्रोम क्यों ज़रूरी है प्लांट के लिए। तो दिस इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन बाय ब्लू लाइट से जो है स्टेम जो है वो एक्स्ट्रा इलोंगेट नहीं हो पाती है। इसके बाद स्टिमुलेट लीफ एक्सपेंशन बाय ब्लू लाइट, ताकि लीफ एक्सपेंड हो सके। रेगुलेट फ्लोरल इनहिबिशन बाय डे लेंथ एंड एंट्रेनमेंट ऑफ सर्काडियन क्लॉक इन रिस्पॉन्स टू लाइट। दीज आर द कॉमन फंक्शंस ऑफ सर्काडियन क्लॉक। सर्काडियन क्लॉक या सर्काडियन राइम, ये वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे। तो इसका भी कॉन्सेप्ट होता है। सर्काडियन राइम क्या होता है कि हमारी प्लांट के अंदर एक ऐसी बायोलॉजिकल राइम होती है, एक ऐसी राइम चलती है जिसकी वजह से प्लांट जो है ना वो अपना
मूवमेंट का, अपने डिफरेंट प्रोसेसेस का एक टाइम पीरियड मेंटेन करता है जो कि 24 आवर्स होता है। क्योंकि हमारी जनरल क्लॉक भी 24 आवर्स की होती है तो इसलिए हम इसको सर्काडियन क्लॉक भी बोल देते हैं, ठीक है। वो बायोलॉजिकल टाइम जो कि प्लांट्स के अंदर एक 24 आवर्स के टाइम पीरियड को मेंटेन करके रखती है, उस टाइम को हम सर्काडियन टाइम भी बोलते हैं। और ये जो राइम्स होते हैं ये सर्काडियन क्लॉक मेंटेन करके रखता है, तो इसीलिए इसे हम सर्काडियन क्लॉक्स भी बोल देते हैं। अब जैसे प्लांट के अंदर कोई भी प्रोसेस है, लीव्स का ओपनिंग या क्लोजिंग का, या लीफ मूवमेंट कैसे कर रही है, स्टोमेटा की क्या प्रोसेसेस हैं, उन सभी को मेंटेन करता है, जो उसे हम बोलते हैं सर्काडियन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोट्रोपिन। फोटोट्रोपिन क्या होता है? फोटोट्रोपिन जो है वो नेक्स्ट फोटो रिसेप्टर है फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए, और दिस एक्ट्स एज अ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर। ये भी एक ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर है। फाइटोक्रोम क्या था? रेड और फायर लाइट। क्रिप्टोक्रोम ब्लू लाइट, और फोटोट्रोपिन जो है ये भी ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर है। दीज आर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स लैकिंग अ मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन। जो क्रिप्टोक्रोम्स थे वो हमने देखा था कि न्यूक्लियस के आसपास लोकलाइज्ड रहते हैं, लेकिन जो फोटोट्रोपिन्स थे ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के अंदर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, एक एन टर्मिनल एक सी टर्मिनल, वैसे ही जैसे फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम के अंदर था। जो इसके अंदर ये जो LOV है ये डिनोट करता है लाइट, ऑक्सीजन और वोल्टेज को, इसलिए इसका एक्रोनियम है LOV, लाइट, ऑक्सीजन और वोल्टेज। अगर इसको ब्लू लाइट मिलती है, अगर ये ब्लू लाइट मिलती है इसको, तो ये जो फ्लेविन्स हैं ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे, और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और इसका ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, और फिर ये अपना काम करेगा। लेकिन अगर ब्लू लाइट नहीं मिल रही है इसको, तो इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है फोटोट्रोपिन का। नेक्स्ट बात करते हैं, इट प्लेज अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ फोटोट्रोपिज्म एंड क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट। जो मेजर रोल है फोटो रिसेप्टर का वो ये है कि ये फोटोट्रोपिज्म को मेंटेन करता है, मतलब कि किस तरह से उसके अंदर लाइट से चेंजेस होंगे, या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करेगा। जैसे कि ये एक अडेप्टिव फीचर है कि लाइट जब एब्जॉर्ब करता है ना प्लांट, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लाइट हो। तो सपोज दिस इज़ अ सेल, तो ये सेल क्या करेगा कि अगर बहुत कम लाइट है, मतलब नॉर्मल लाइट है, अगर प्लांट उसको टॉलरेट कर सकता है जितनी लाइट उसको चाहिए, तो क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो सारे एक सरफेस पर लाइट जहाँ पर से गिर रही है ना सेल के अंदर, उधर एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि वो लाइट को ले सकें। लेकिन अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो क्लोरोप्लास्ट को उतनी नहीं चाहिए, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं वो, क्योंकि ये डैमेज ना हो जाए इसके लिए जो क्लोरोप्लास्ट है वो साइड में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इस रिस्पॉन्स को अवॉइड करते हैं, लाइट के रिस्पॉन्स को। तो ये क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट है, ये एक अडेप्टेशन है इस फोटोट्रोपिन का, कि ये इसको भी रेगुलेट करता है और प्लांट को, सेल को फोटो डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। तो अगर ये लोग सरफेस पर हैं, लो लाइट है, ये लोग सरफेस पर है, तो उसे हम एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स बोलते हैं। और अगर हाई लाइट है और क्लोरोप्लास्ट उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा, साइड में जाके जमा हो गया, तो उसे हम अवॉइडेंस रिस्पॉन्स बोलते हैं। एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स में मैं ये कह सकती हूँ कि अगर लो लाइट होती है ना, कि बहुत कम लाइट है, क्लोरोप्लास्ट को लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करते हैं कि ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने से क्या होगा कि जितनी भी लाइट है वो उनको आसानी से मिल जाएगी। अगर वो साइड में होंगे तो उनको लाइट कम मिलेगी ना, तो अच्छे से वो अपने अंदर के जो भी प्रोसेसेस हैं क्लोरोप्लास्ट के वो कर सकें, इसके लिए वो लोग सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्यूमुलेशन रिस्पॉन्स, और ये हो गया है इसका अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फोटोट्रोपिन 1, फोटोट्रोपिन 2, और बट इनके अंदर एक कॉमन फीचर होता है कि ये आपको मेम्ब्रेन में ही मिलेंगे ज़्यादातर, ये आपको न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलेंगे, मेम्ब्रेन के आसपास ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा फोटोट्रोपिन के बारे में। सो इसी के साथ फोटोमॉर्फोजेनेसिस टॉपिक कंप्लीट होता है, और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।